Warm welcome dear students. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का फर्स्ट पार्ट चल रहा है. टॉपिक था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड यूनिट 10+2 का. आज हम निकालेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड. ये वैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल चुके हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट वायर का आता है. इधर को भी इन्फिनिटी, इधर को भी इन्फिनिटी. इसमें हम निकालेंगे कि अगर वायर का लेंथ यहीं तक है बेटा, डिस्टेंस है वायर से आर, पॉइंट पी का, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, करंट वायर में है आई, तो पंगा फिर वही है कि हमें थोड़े थोड़े मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल के ऐड करने होंगे. एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो इनफाइनाइट वायर के लिए चलेगा. और अभी जो फॉर्मूला आएगा उससे वैसे वही रिजल्ट भी निकल सकता है जो हमने निकाला पहले, μ0I/2πr, वो भी आ जाएगा, इससे भी आएगा वो. लेकिन अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट ना हो के फाइनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा वो निकलेगा आज इस डेरिवेशन में. डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में वो एम्पियर सर्किटल लॉ वाला ही आता है. उसको भी आगे थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, आज थोड़ा और चेंज करेंगे उसको. हाँ, लेकिन अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं ये आपके जेई मेन, AIPMT, जेई एडवांस, सब में ये रिजल्ट यूज होगा. रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. और आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी तंग करने के लिए डाल सकते हैं, डेराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर. एम्पियर लॉ से निकलनी नहीं है तो बेटा यही तरीका है, एक बायट-सैवर्ट्स लॉ, उसी से ही निकलेगा. चलिए, तो अब पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. अगर करंट जा रहा है बेटा ऊपर की ओर तो आपको बताया गया है थंब से दिखाएंगे करंट और फिंगर से दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो फिंगर्स मैंने फर्स्ट मोर लेक्चर में बताया था कि मान लो हमारी नेल्स जो हैं बड़े हुए हैं, उन पे हमने नेल्स की कटिंग करके एरो हेड बना दिए. बस जिधर को एरो हेड पॉइंट करेगा उधर को ही होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट है अपवर्ड्स तो फील्ड होगा इन. इन वाले फील्ड को हमने दिखाया था कौन से सिंबल से बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए. इनवर्ड फील्ड के लिए क्या ड्रॉ किया था, क्रॉस. वेरी नाइस. तो यहां भी फील्ड अंदर की तरफ होगा. बट क्या है चक्कर के हर पॉइंट का डिस्टेंस 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 वो चेंज होता जा रहा है, सेम नहीं है हर जगह. तो हमें हर पार्ट का फील्ड निकाल के उसको करना होगा इंटीग्रेट, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं. कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट मास हो तो सीधा निकल आता है. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया, या फिर करंट जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्योंकि जो बायट-सैवर्ट्स लॉ है वो तो थोड़े से पार्ट का, यानी कि करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा. तो उस तरह के फील्ड आपको ऐड करने हैं. लेकिन फिर ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फोर्सेज हुए, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो ये सीधे सीधे तो ऐड नहीं होने वाले. तो आपको पहले डायरेक्शन भी देखना है कि आपको फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है. हाँ, अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, 2, 3, 4, फिर कोई बात नहीं, फिर सीधे प्लस कर देना, फिर कोई इशू नहीं है. चलिए देखते हैं पहले डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या रहती है और कितना कितना फील्ड आता है हर एक पार्ट का. तो ऐसा करते हैं, हम यहां से डिस्टेंस L नीचे को जाते हैं और एक करंट एलिमेंट यहां पे dl लेंथ का ले लेते हैं. इसका करंट है अपवर्ड्स. फील्ड मुझे निकालना पॉइंट P पे, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा साइज में कितना आएगा बेटा, √r² + l². वेरी नाइस. डिस्टेंस चेंज होता रहेगा ये, नो डाउट. इस एंगल को हमने डेरिवेशन में ना थीटा लिखा था बेटा.
तो अब मैं एक और एंगल यूज करने वाला हूं इस डेरिवेशन में। कैसे यूज होगा वो अभी आपको समझ आ जाएगा। इस एंगल को अभी मैं फाई लिख रहा हूं। ये आर हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन वायर। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि एक और काम करते हैं, इसको हम डिस्टेंस को, रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बिना भी काम चल जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, हम इस डिस्टेंस को अभी x लिख लेते हैं, बाकी सेटिंग करते हैं बाद में क्या बनानी। ओके, तो बायर्ड-सेव्स लॉ क्या कहता है कि dB जो है इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट का, वो डायरेक्शन में तो होगा, करंट ऊपर को है तो फील्ड अंदर को होगा। फील्ड तो ठीक है अंदर को हो गया, हमने अंदर को मार्क किया। dB का वैल्यू था कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट एलिमेंट यानी कि I इंटू DL, करंट I था। इस एंगल का साइन थीटा था, चेक करो, और डिस्टेंस का स्क्वायर था। यह था अपना बायर्ड-सेव्स लॉ। एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो ऐसे लिखते थे। अब अगर ये एलिमेंट बेटा यहां पे आ जाए तो भी ठीक है, करंट ऊपर की ओर है, यहां पे फील्ड बाहर को होगा, इसका फील्ड यहां पे हर पॉइंट पे अंदर को ही आएगा। तो ये एलिमेंट अगर यहां हुआ तब भी फील्ड अंदर को होगा, किसी और जगह हुआ तब भी फील्ड अंदर को होगा। तो एक तो खुशी की बात हमारे लिए ये हो गई कि ये सारे के सारे फील्ड्स इनटू द पेपर इनटू द पेपर इनटू द पेपर है, यानी कि ऑल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो सभी को हमें सीधा प्लस करना है, तो दैट मीन्स हमें कोई वेक्टर वगैरह का कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हमें इनको ऐड करने के लिए करना है इंटीग्रेट, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आएगी हमें कि हमें यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हो गए। जब मैं इस dl को यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो बेटा ये l जो है ये भी चेंज हो गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस बदल गया, डिस्टेंस भी चेंज हो गया और ये एंगल भी बदलेगा बेटा, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो एंगल बिकम्स से 75 डिग्री, और ऊपर ले आता हूँ 90 बन जाएगा, और ऊपर ले जाऊंगा तो ये एंगल 120 बन जाएगा। तो एक ही इंटीग्रल में दो दो वेरिएबल्स अलाउड नहीं है, पहले भी आपको बताया। तो कुछ थोड़ा जुगाड़ फिट करना पड़ेगा, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलो एक काम करते हैं, क्या हम थीटा प्लस फाई को, थीटा प्लस फाई कितना आएगा बेटा, चैट बॉक्स में लिखते जाना आंसर आपने अपना। थीटा में फाई ऐड किया, क्या आएगा, वेरी नाइस, 90 डिग्री आएगा, बहुत अच्छे। तो हम फाई को क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे। हाँ जी, जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनको तो पता ही है, बाकी भी याद करने के लिए बोला हुआ था। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वेरी गुड। यहां पे आना था थीटा की जगह पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा को लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, यानी कि यहाँ पे कॉस फाइव आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ी गलती कर दी थी मैंने। साइन थीटा को हम, थीटा को 90 माइनस फाइव लिख पाएंगे, साइन ऑफ 90 माइनस एनी एंगल होता है कॉस ऑफ सेम एंगल। मेडिकल वाले बच्चे याद कर लेंगे, उनको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये याद करना पड़ेगा। ओके, तो साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे कॉस फाइव। चलो आगे चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर L को R से डिवाइड करें, L को R से डिवाइड करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आएगा बेटा, tan फाइव, बहुत अच्छे। L बाय R इक्वल टू tan फाइव। इसका मतलब है L को इक्वल टू R tan फाइव लिखा जा सकता है।
आर को इधर ले जाइए, दोनों साइड कर देंगे डिफरेंशिएशन, dl/d करिए, आपकी इच्छा है। r जो है वो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, r का वैल्यू थोड़ी चेंज होना है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, वो चेंज होता जाएगा, r इज कांस्टेंट। tan phi को डिफरेंशिएट करने पे, बेटा मेडिकल वाले बच्चे याद कर लेंगे, नॉन मेडिकल वालों को पता है, सीकेंट स्क्वायर फाई। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ ना इंटीग्रल में रिप्लेस करना पड़ेगा। dl का वैल्यू क्या पुट करेंगे फिर, r सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। बेटा इस तरह करने से ना, ये आपको मेडिकल वाले बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या पंगा सा ले लिया सर ने, ऐसा नहीं है। ये हमारे इस इंटीग्रल को नंबर 1 जिसमें 2 वेरिएबल्स थे उनको सिंगल वेरिएबल पे लेके आएगा। सेकंड इसका यूज है कि ये जो इंटीग्रेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, ये बेटा इजी में चेंज हो जाएगी, बहुत आसान आंसर आएगा एंड में जाके। इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स को कुछ हमने और लिख दिया और उसके बाद कुछ इजी सा रिजल्ट आ गया, वो करने जा रहे हैं। चलिए dl का वैल्यू बेटा हमने क्या पुट करना है, r सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। बड़ा नहीं है, ये छोटा होने वाला है, अभी देखना आपके सामने, ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। dl की जगह पे r सीकेंट स्क्वायर फाई, साइन की जगह पे कॉस फाई। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे आप इधर को जाओगे x भी चेंज होगा, तो x की जगह भी कुछ लिखना होगा। ओके, देखिए जरा, r को अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, r बाय x, तो बेटा cos फाई आएगा, r बाय x इक्वल टू cos फाई। चेक करो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी आर फोकसिंग ऑन दिस एंगल, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो कॉस आता है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो tan आता है। ओके, इसका मतलब है कि x को क्या पुट करना पड़ेगा, x को ले जाइए ऊपर और ये आएगा r अपॉन cos फाई। होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने dl का वैल्यू पुट करना है, साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है, x स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है और इसको करना है इंटीग्रेट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है dB को इंटीग्रेट करके जो आएगा उसको हम अब लिख पाएंगे एज म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट को तो करंट लिखना ही है, dl की जगह पे पुट करना है r सीकेंट स्क्वायर फाई, साइन थीटा की जगह पुट करना है कॉस फाई और x स्क्वायर की जगह पुट करना है r स्क्वायर, और ये जो cos फाई का स्क्वायर आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे cos क्यूब फाई। एक सीकेंट स्क्वायर फाई के साथ यहां पे डी फाई था, वो मुझे एंड में लिखना था तो एंड में मैंने लिख दिया। अब सीकेंट और कॉस को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, सीकेंट इंटू कॉस। चैट बॉक्स में लिखे, चैट बॉक्स में सीकेंट इंटू कॉस क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत अच्छे, तो अपने पास 2 सीकेंट स्क्वायर हैं और 3 कॉस क्यूब हैं, कॉस 3 सीकेंट 2, तो 2 सीकेंट के साथ 2 कॉस कैंसल, तो यहां पे कॉस का पावर बचेगा सिर्फ 1। r से एक r भी कैंसल, तो अब बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। मैंने बोला था बहुत सिंपल सा बन जाएगा और ये बचेगा cos फाई डी फाई। अब ध्यान से देखिए, अपने पास सिर्फ एक ही इंटीग्रल में अब वेरिएबल रह गया एंड दैट वेरिएबल इज फाई, cos फाई डी फाई। cos का इंटीग्रल आपको आता है बहुत सारे बच्चों को आता है। तो अब मुझे b टोटल निकालना है, उसके लिए करेंगे इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट्स फाई की आनी बेटा, फाई की लिमिट्स आनी है।
तो नीचे को जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है जहां से मुझे शुरू करना है, निचले एंगल को माइनस लिखना है बेटा, ऊपर को प्लस लिखना है। तो ये एंगल है -φ1 और जो ऊपर की तरफ है उसको लिखेंगे +φ2। बस ये करने पे आंसर आ जाएगा। नीचे के डीएल 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 लेने के लिए एंगल को नीचे को ले जाना है -φ और ऊपर वाले एंगल्स को लिखना है +φ। तो नीचे को मान लो रॉड की लेंथ जो है वो एंगल φ1 तक स्प्रेड थी और ऊपर की ओर ये φ2 तक गई हुई है, उसके आगे है नहीं। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे फ्रॉम φ1 टू φ2, φ1 नेगेटिव φ2 पॉजिटिव, μ0 I कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r का वैल्यू भी कांस्टेंट, r भी हर जगह सेम ही रहेगा। ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, वायर से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। cos phi d phi, बस आंसर आने वाला है, घबराओ नहीं। हाँ जी, cos का इंटीग्रल पता है बच्चों को? नॉन मेडिकल वाले बच्चे बोलो बेटा, cos phi का इंटीग्रल -sin phi। बस अब लिमिट्स डालनी है, -φ1 to +φ2 and you reach the answer b equal to μ0 I by 4 pi r। समझ गए होंगे? पहले आपने पुट करना है, सॉरी cos का इंटीग्रेशन sin phi आना था, सॉरी प्लस sin phi। अपर लिमिट डालेंगे sin phi2, लोअर लिमिट डालेंगे साइन ऑफ -φ1। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो बेटा वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन φ1। बस यही आंसर है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। ये रिजल्ट आपको याद करना है। दोबारा फिर से एक बार, पहला पॉइंट, सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो इनटू द पेपर है। सो हमें वो साइन कॉज जो कंपोनेंट्स करते थे ना मैग्नेटिक फील्ड के, वो करने की जरूरत नहीं है। लेट अस से जो रॉड का अपर एंड है वो φ2 तक फैला हुआ है एंगल तक, और लोअर एंड φ1 तक फैला हुआ है। हमने एक समवेयर बीच में एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ था dl, उसका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकाला। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्स लॉ वो फील्ड होता है μ0 by 4 पाई करंट एलिमेंट आइडियल इनटू इस एंगल का साइन, इसका नहीं लेना, इसका लेना है बेटा, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वो डिस्टेंस अभी हमने x एज्यूम कर लिया। पंगा ये पड़ रहा था, हमने करना था इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स हमें ऐड करने थे, लेकिन एडिशन में, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इंटीग्रल में एक वेरिएबल हो सकता है। तो जैसे जैसे आप डीएल का जगह चेंज करते हो एंगल थीटा भी बदलेगा और ये डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो दो दो वेरिएबल्स को हटाने के लिए हमने टी रेशियोज का हेल्प लिया। पहला काम क्या किया हमने, थीटा और फाई का सम लिख दिया 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू जो है, सॉरी थीटा की वैल्यू वो 90 माइनस फाई हो गई। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है दैट बिकेम साइन 90 माइनस फाई, दैट इज कॉस फाई। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया तो tan बन गया, r को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट उधर रखने हैं, फाई भी उधर रखना, बाकी सारे इधर लेके आने। चलिए, तो l का वैल्यू चेंज होता जा रहा था अलग अलग जगह पे, तो हमने l की जगह पे पुट किया r tan फाई, और dl पुट करना था तो डिफरेंशिएट कर दिया, dl बाय डी फाई इक्वल टू r सेकेंड स्क्वायर फाई। डी फाई को उधर ले गए, ये dl का वैल्यू आ गया। एक अब बचा है x, क्योंकि x भी हर जगह डिफरेंट होता जा रहा है, तो उसको भी टी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। कांस्टेंट रखना है साथ में, r जरूर रखना हर जगह, यहां भी रखा हो तो उधर भी रखेंगे। तो x और r बेस और हाइपोटेन्यूज का टी रेशियो होता है cos, तो x का वैल्यू हमने cos से पुट कर दिया। अभी सारी वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आया उसमें 2 सीकेंड स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, एक cos फाई बच गया। अब आपको जो इंटीग्रेशन है वो cos फाई का करना है। बस cos फाई का इंटीग्रल प्लस साइन फाई होता है, और cos फाई की जो लिमिट्स हैं, क्योंकि हमें यहां से लेके यहां तक पूरी रॉड कंसीडर करनी थी, पूरी वायर,
तो एंगल हमने -φ1 से शुरू करके 0 फिर +φ2 तक लेके जाना है, सारी डॉट काउंट हो जाएगी, बस आगे लिमिट्स डालिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, यही आंसर जो है यूज़ कर सकते हैं आप, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से डेरिवेशन किया, उसमें आंसर आया था μ0I/2πr। कैसे आएगा? अगर ये रॉड और दूर और दूर और दूर बहुत दूर चली गई बेटा, तो ये एंगल 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 φ2 बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा? बहुत दूर चली गई तो 90। बहुत अच्छे, सही लिखा बच्चों ने। और ये नीचे की तरफ को भी अगर इनफाइनाइट हुई तो ये एंगल बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बहुत दूर तक कितना हो जाएगा? इधर को भी 90 होगा बेटा। माइनस साइन नहीं पुट करना, माइनस साइन में ले लिया, हमने एंगल पुट करना है। तो φ2 का वैल्यू भी 90 अगर रॉड इनफाइनाइट है, φ1 का वैल्यू भी 90 अगर रॉड इनफाइनाइट है। साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, इधर लिखिए इधर लिखिए इधर लिखिए, आवाज नहीं आएगी ना आपकी यूट्यूब पे। हाँ जी, इधर लिखिए साइन 90 प्लस साइन 90 क्या आ गया? बहुत अच्छे, 2 आ गया है ना बेटा। 2 इधर 4 से कैंसर, सेम आंसर जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाला अभी अभी, क्या आया था? μ0I/2πr, सेम भी आ जाएगा। हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ से ये रिजल्ट नहीं निकल सकता, इससे हम वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो स्कूल में हो सकता है कि टीचर आपको क्वेश्चन जो है वो फाइनाइट लेंथ वाला डाल दें, तो करके देना होगा। वैसे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, इसलिए मैंने कोई स्टार रेटिंग नहीं लगाया। लेकिन ये जो रिजल्ट आया μ0I/4πr sin φ2 sin φ1, ये जेई मेंस, एडवांस और AIPMT, AFMC जो भी आपने नीट के एग्जाम देने हैं, उन सब में ये रिजल्ट तो काम का रिजल्ट है। चलिए, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, फिर इसको प्रोसेस को आगे शुरू करते हैं। चलिए, अब एम्पियर सर्किटल लॉ को ही यूज करके हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ थिक करंट कैरिंग वायर। वायर है इनफाइनाइट पहले की तरह, पूरी तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी दोनों साइड में। रेडियस है वायर का आर। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वायर मोटी है, इसके अंदर डिस्टेंस स्मॉल आर पे फील्ड क्या आएगा। तो एक क्लोज्ड पाथ जैसे हमने वायर के बाहर ड्रॉ किया था, अब अंदर ड्रॉ कर देंगे सर्कल की फॉर्म में। तो करंट ऐसे जा रहा है, सपोज ऊपर की तरफ। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है, स्ट्रेट करंट हो तो फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी इसी डॉटेड जो हमने सर्कुलर लूप लिया उसके लॉन्ग आएगा। बाकी थोड़ा लिखना होता है एग्जाम में, टीचर मानते नहीं हैं, आप भी लिखेंगे। कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर inside the wire which is coaxial with the wire, coaxial with the wire। यानी ये जो हमने सर्कुलर रिंग कंसीडर किया उसकी एक्सिस और वायर की एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस सेम है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे आप। करंट अगर है ऐसे, ड्यू टू सिमेट्री, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट की, तो फील्ड बेटा इधर की ओर आएगा। यहाँ पे ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, इसको अभी मैं बी लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे, उसको लिखेंगे dl। तो पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ b डॉट dl, ये निकालते थे एम्पियर सर्किटल लॉ में, b डॉट dl निकालेंगे। तो b डॉट dl आएगा बेटा, b ड्यू टू सिमेट्री हर जगह मिलेगा आपको कांस्टेंट, b और dl में एंगल है 0, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, cos 0 इक्वल टू 1। जिन्होंने पिछली डेरिवेशन नहीं की है उनको नहीं समझाएगा बेटा, प्लीज बी केयरफुल। जो पिछला लिंक है वो नीचे गिवन है, एम्पियर सर्किटल लॉ से डराइव होना है रिजल्ट,
लेकिन अगर एम्पियर सेकेंड लॉ नहीं आता फिर करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले वो करिए जिन्होंने नहीं किया हुआ। तो क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल लेना होता है बी डॉट डी एल का एम्पियर सेकेंड लॉ में। बी और डी एल में एंगल है 0 तो cos 0 लिख दिया हमने। अब बी ड्यू टू सिमेट्री सभी जगह यहाँ पे हर जगह सेम आएगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। है आसान है बहुत। तो आपको सिर्फ डीएल 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 अंदर वाले सर्कल के यूज करने हैं। तो अंदर वाले सर्कल के डीएल डीएल यूज करेंगे तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल आ जाएगा। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम होता है कि एम्पियर सेकेंड लॉ अप्लाई कर दो और आंसर निकल आता है। काम तो बहुत आसान है। अब लिखेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वो होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ये जो अपना रिंग ड्रॉ किया हमने अभी अभी वो तो स्मॉल रेडियस का था, स्मॉल आर का, और जो वायर है वो मोटी है, वो काफ़ी करंट इसके बाहर से भी जा रहा है। हमें लेना होता है कि यहाँ से अंदर से कितना करंट पास हुआ। तो वेरी सिंपल, इसका पूरे का जो एरिया है ऐसे ना सारा वो तो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। करंट ऐसे आ रहा है ना बेटा पूरी वायर में से, वायर मोटी है, ऐसे की बजाय मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो पूरी वायर में से करंट आ रहा है आई जिसका एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके अंदर एक छोटा सर्कल में ड्रॉ किया हुआ है। तो वो छोटे सर्कल में से कितना करंट आएगा वो निकालने के लिए लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो अगर पूरी वायर में करंट है आई तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि सारे एरिया में से करंट गोइंग इज आई। यूनिट एरिया में से कितना आएगा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये जो अंदर अपने वाला एरिया है इसमें से कितना करंट जा रहा है इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा बेटा, इतना ही है। हमें पूरी वायर का करंट नहीं लेना। ये पूरी वायर थी बेटा, ऐसे कर देते हैं, पूरी वायर थी, इसमें से करंट जा रहा था आई, इसके अंदर हमने एक छोटा रिंग ड्रॉ किया हुआ है, हमने इस रिंग का करंट निकालना है। सारे का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से करंट गया आई, 1 में से गया आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इतने एरिया में से कितना करंट गया इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बस वो हो गया अपना करंट थ्रेडिंग। पाई से पाई हो गया कैंसिल और एक आर से चेक करो बेटा, इधर वाला आर भी कैंसिल, राइट। 2 पाई को नीचे ले जाइए, बस आंसर आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन ट्वाइस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन बेटा बोर्ड में बहुत बार आई है, इसलिए इसको देंगे हम 3 स्टार। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आती रहती है, मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा कुछ खास पंगा नहीं है। पहले हमने वो जो रिंग ड्रॉ किया था ना, सर्कुलर एक पाथ लिया था, वो बाहर की तरफ था, उसका रेडियस था स्मॉल आर। तो ये सारा कुछ वहां भी किया हमने, बस यहाँ पे लिख दिया सीधा म्यू नॉट आई इंटू सारे करंट, क्योंकि अगर बेटा हमारा लूप ही इतना बड़ा है तो सारा करंट आई उसमें से जा रहा है। लेकिन अगर हम लूप को छोटा करके ले आए यहाँ पे तो कुछ करंट उसके बाहर से भी जा रहा है, वो छोड़ना है। हमें लेना है करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, यानी कि स्मॉल आर रेडियस में से कितना करंट पास हुआ। उसके लिए करना कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड लगाना, और क्या। उससे निकल आएगा कि करंट थ्रेडिंग क्या था, पाई आर स्क्वायर कैपिटल में से करंट आई, 1 में से आई बाय पाई आर स्क्वायर, और पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में से कितना इंटू कर दो, आंसर आ जाना। चलिए इसको भी पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अब ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले फॉर्मूले पहले एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर टर्न्स ज्यादा हो तो इंटू n भी कर देना। अगर लूप का फ्रैक्शन हो, पूरा लूप ना बना हो, जैसे कि मैंने आपको इस तरह से कराया क्वेश्चन एक,
ये एंगल है सपोज 90 डिग्री, तो बेटा पूरा सर्कल होता तो एंगल 360 होता। 360 में से अब 90 वाला एंगल मिसिंग है, बाकी का रिंग है अपना पूरा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3/4 ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r आ जाएगा। रिंग आधा होता तो हाफ आ जाता, रिंग यहां तक होता तो 1/4 रह जाता। अब 1/4 1/4 1/4 3 बार आ गया तो 3/4 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r। ऐसा क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल असाइनमेंट में है एक, उसको ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलिए, अगर एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस केस में B इक्वल टू म्यू नॉट आना है, आई भी आना है, 2b आना है। नीचे r² और a² का सम पावर था 3/2 और ऊपर था बेटा यहाँ पे r²। ये हमने अभी अभी निकाला। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर वायर इनफाइनाइट ऊपर को इनफाइनाइट नीचे को हो देन B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ से। हाँ, अगर वायर फाइनाइट हो तो अभी आज वाले डेरिवेशन में क्या निकाला हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। बेटा उधर 2πr था, यहां ध्यान रखना इधर 4π आएगा। 4πr साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। सो सिंपल। चलो ये फटाफट रिजल्ट्स जरा नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर आपको मैं एक क्वेश्चन करके देता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आ स्क्वायर लूप। सर्कुलर लूप नहीं है, स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग दीज फॉर्मूले। ओके, तो स्क्वायर में होंगी 4 वायर्स, ऑब्वियस है करंट तो सब में सेम होगा, आई ईच, करंट सबका सेम हो गया। ओके, सेंटर में फील्ड निकालना है आपको। तो पहली बात, सारे के सारे फील्ड ध्यान दीजिए, इसमें करंट है अपवर्ड्स तो फील्ड होगा आउटवर्ड्स। राइट हैंड का थंब स्ट्रेट करंट, फिंगर से फील्ड, तो फील्ड यहां पे आएगा बाहर की ओर। इधर आ जाइए, राइट हैंड के थंब को बेटा ऐसे कर लीजिए। अब भी यहां पे फील्ड आउटवर्ड्स ही आएगा। अब इधर आ जाओ बेटा, करंट नीचे को, यहां पे फील्ड इनटू और यहां पे फील्ड फिर से आउटवर्ड्स। नीचे आ जाइए, थंब को करिए ऐसे। क्या कह रहे हैं बच्चे, बेटा उसके आगे नहीं घूम सकता ना, पहले यूं हो गया, अब कितने एक्सरसाइज कराओगे सर की, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया। बेटा अब फिर मेरी भी कमर है, बचा के रखनी है, थोड़ा डांस वांस मुझे भी करना है, ऐसे मत करो। इतना कैसे मोड़ूंगा बेटा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। देखा, एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में भी आपको ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा। टीचर चाहे जो मर्जी सोचे, मान लो बेटा पंजाबी का टीचर है ड्यूटी पे और आप बेटा पेपर पे लग के यूं 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 लगे हुए हैं, तो वो टीचर बेचारा क्या सोचेगा कि बच्चा शायद पागल हो गया, शायद कहीं, शायद ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, विकलांग तो नहीं है कहीं, ऐसे ना कहीं सोचना शुरू कर दें। तो जरा देख के करना कि क्या करना है। कई बार यूं यूं भी करना पड़ता है, जैसे वो क्या कहते हैं, वो CID में आता था अपना एक दया नाम था, मुझे याद नहीं क्या नाम था उनका यार, वो कहते थे कुछ तो है ना। तो ये सब करना पड़ता है बेटा पेपर में, कभी आप ऐसे करेंगे, कभी आप यूं करेंगे, कभी आप यूं करेंगे, कभी आप पेपर के ऊपर टेढ़े हो जाएंगे, कभी आप यूं करके लगे होंगे। चलिए एनीवे, करंट राइट हैंड साइड को, राइट हैंड यूज करना है, फिंगर से फील्ड, करंट फील्ड आउटवर्ड्स। तो ये सारे के सारे फील्ड बेटा आउट 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 हैं। ठीक है, एक का निकालो, प्लस कर लेंगे, ज्यादा पंगा नहीं है। चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये वाला फिगर यहां पे सेट करता हूं, देन टेल मी व्हाट इज, अगर इसका स्क्वायर का साइड है A, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। हाँ जी, ठीक लिख रहे हैं बच्चे।
A/2। वेरी नाइस। चलिए अनन्या ने बताना है कि ये एंगल कितना, अनन्या ठाकुर 45 डिग्री। गुड। A/2 थोड़ा नीचे कर देते हैं। ऑब्वियस है 45 होगा फिर। चलिए फॉर्मूला अपने पास है, क्या है? B = μ0I 4πr। r की जगह क्या लिखना है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट A/2। 2 को ऊपर लिख दो बेटा, A/2 इंटू sin 45 कितना होता है? वेरी गुड, प्लस sin 45। 1/√2 1/√2 हो गया 2/√2। 2/√2 क्या लिखोगे? ओनली √2। वो √2 आगे लिख रहा हूं मैं यहां पे। 2√2 μ0I अपॉन 4πa। अच्छा आंसर नहीं आया अभी, कुछ रह गया अभी। क्या रह गया? ये तो एक वायर का फील्ड है। इस तरह की अपने पास 1 2 3 4 वायर्स हैं, चारों का लिखना है बेटा, और चारों फील्ड सेम होंगे और चारों फील्ड ऐड भी होंगे। तो 4 बार क्यों लिखना है? क्या करो, इंटू 4 कर दो। इसी को इंटू 4 करो बेटा, टोटल फील्ड आ जाएगा। तो इंटू 4। अब आपकी मर्जी है कि आपने 4 से 4 काटना है या 8√2 लिखना है, वो आपकी इच्छा है। रेस्ट इज अप टू यू। तो μ0I अपॉन 4πa इंटू बाकी जो नंबर्स आपके पास साइंस को सॉल्व करके एंड जो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल आएगा रिजल्ट। अच्छा ये तो मैंने करा दिया आपको। एक क्वेश्चन आपने करना है, आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा इससे एक स्टेप एक्स्ट्रा है उसमें। बाकी 3 से मल्टीप्लाई करना वो तो आसान ही है। आपने यही क्वेश्चन करना है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए एक तो ये डिस्टेंस निकालेंगे कि क्या आएगा। A/2 नहीं आएगा इस बार, वो अपने आप पंगे लो क्या आएगा, वो आपका काम है। ये एंगल और ये एंगल पहचान गए होंगे कितने कितने हैं, पहचान गए होंगे कितने कितने हैं। ये दोनों एंगल्स कितने कितने के आएंगे बेटा? वीना, दिशा, हाँ जी लिखते जाइए, उधर लिखिए उधर लिखिए। हाँ 60 डिग्री आएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबने सही आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। 60 डिग्री 60 डिग्री। इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये डिस्टेंस कितना है वो अपने आप ट्राई करिए, वो नहीं बताऊंगा मैं, सारा कुछ बता दिया फिर आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, तो मैं बाकी का छोड़ रहा हूं। तो ये अपने आप करेंगे। स्क्वायर का दोबारा देख लो। हर फील्ड, करंट ऊपर फील्ड बाहर, करंट लेफ्ट फील्ड बाहर, करंट नीचे फील्ड बाहर को, करंट राइट फील्ड आउटवर्ड, सारे फील्ड आउट 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 थे, तो सारे फील्ड ऐड करने हैं, इंटू 4 करना है। डिस्टेंस ये A था तो ये A/2 हो गया, तो R की जगह आप A/2 पुट कर देंगे और दोनों एंगल्स के sin 45 sin 45 करके। फिजिक्स इतना ही है, रिमेनिंग इज मैथमेटिक्स। तो होप ये क्वेश्चन आपसे अब हो जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो इसी साल 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया। पहले ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं पॉज कर रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा 2020 का है, पेज नंबर 86 पे है, और यहाँ पे ना एक डायग्राम बना हुआ है, जरा ध्यान से देख लीजिए। बुकलेट है तो बुकलेट खोल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन में आया। जैसा कि बताया गया है बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन अब MCQ टाइप आएंगे। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन बीच में यहाँ पे कट है और एक सर्कल है। पूछा है कि यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जिनके पास बुकलेट है बुकलेट खोल लीजिए, पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन है। चलिए तो अब आंसर पे आते हैं। 2 सिचुएशन है इसमें बेटा। सिचुएशंस क्या हैं?
कभी कभी तो क्या होगा कि रिंग जो है वो वायर के साथ ऐसे अटैच किया जाता है, यही डायग्राम है, बस उसमें वो ऐसे बना हो, इतना ही फर्क है। यहां पे कट का निशान है बेटा। वायर इज इनफाइनाइट। तो इस सर्किट में, सर्किट नहीं कहना चाहिए, इस वायर में दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइन भी है, देखो जरा, तो स्ट्रेट लाइन का फील्ड हमने निकाल लिया, और सर्कुलर पार्ट भी है, सर्कल के सेंटर में फील्ड भी निकाल चुके हैं। हमें बताना है, नीचे कुछ चॉइसेस दिए हैं कि उनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सही है। तो ये क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में 2020। चलो बताएंगे, आप ही, आपसे निकल जाएगा, आप मुझे बस हेल्प करेंगे। अगर सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस अगर r है, कैपिटल R दिया हुआ, कैपिटल R लिख लेते, कोई बात नहीं है, और करंट जो है वो वायर में है I, तो अगर मैं सर्कल को भूल जाऊं अभी, तो ये करंट एक सीधा जा रहा है, इस स्ट्रेट करंट का यहां पे जो कट है वो माइनस है, उसको भूल जाइए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इस स्ट्रेट करंट का डिस्टेंस r पे फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट I बाय 2πr। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं B ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट, म्यू नॉट I बाय 2πr। चलिए, हाँ जी, अनुष्का ने बताना है बेटा, अब अनुष्का की बारी है। ये फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट वाले पार्ट का किधर को होगा, आउटवर्ड्स के इनवर्ड्स? अनुष्का प्रसाद, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के पॉइंट पे, वायर के ऊपर एक पॉइंट है, वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड्स होगा? राइट हैंड यूज करना है। बिल्कुल सही है, जिन बच्चों को नहीं पता चला दोबारा देख लो बेटा। थंब से करंट स्ट्रेट, फिंगर से फील्ड, फील्ड होगा आउटवर्ड्स, तो यहां मैं साथ में आउटवर्ड्स भी लिख देता हूं। चलो, अब रह गया सर्कुलर पार्ट, बी ड्यू टू सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर के लिए बताया गया है कि राइट हैंड की फिंगर्स को सर्कल के लॉन्ग रखेंगे, और फिंगर के जो टिप्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करने चाहिए। तो अभी इसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट गया ऐसे, तो फील्ड होगा थंब से इनटू, चलिए कितना होगा वो तो पता लग गया सबको, सामने लिखा ही हुआ है सर्कुलर पार्ट का, म्यू नॉट I बाय 2 पाई नहीं आएगा, ओनली R आएगा। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अभिषेक शर्मा की बारी है। अभिषेक शर्मा बेटा, आपने ये बताना है कि इन दोनों फील्ड्स में से सर्कुलर और स्ट्रेट कौन से वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? विच मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर आउट ऑफ दीज टू? नाइस 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 नाइस, आंसर देना शुरू कर दिया बच्चों ने, कईयों ने दे दिया है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, कि नीचे पाई लगा हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14, किसी नंबर को 3.14 से डिवाइड करेंगे छोटा हो जाएगा ना वो। अगर आपके पापा को बोलें कि आपके पापा की सैलरी ड्यू टू लॉकडाउन जितनी अभी मिलती है उसका इंटू 1/3 मिलेगा, अब सैलरी कम हो जाएगी। नहीं होनी चाहिए, वैसे गुस्सा मत करना। तो ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो एक वेक्टर है मान लीजिए अंदर की डायरेक्शन में इनवर्ड्स, उसका साइज है 30, और एक बाहर को है उसका साइज है 10। तो बेटा रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 30 माइनस 10, 20 आ जाएगा। यहां भी ऐसे करेंगे। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो होगा, इसको सर्कुलर लिख देते हैं, अब लिखते हैं बी एट द सेंटर, वो आएगा म्यू नॉट, दोनों जगह लिखा हुआ है, कॉमन निकाल लो, I भी निकाल लो कॉमन, 2R भी कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर, सर्कुलर में बचेगा 1 और स्ट्रेट वाले पार्ट में बचेगा पाई। बेटा यही आंसर है, चेक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सभी तरह के एग्जाम्स में आता है। चलिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता नहीं है इसको रिपीट करने की जरूरत है।
उसके बिना भी समझ आ जाएगा ये। अब एक काम और करते हैं, पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दूसरा जो वर्जन है वो है कि अगर ये वायर यहां से कट नहीं होता, यहां से वायर जाती पहले ऐसे, फिर यूं हो के इस तरह से नीचे आ जाती है। ये दूसरा केस है। 20 हटा देते हैं। करंट का डायरेक्शन बेटा वैसे है, दोबारा देखो, वायर ऐसे आ रही थी, यहां से ऐसे गई, करंट इधर को गया और फिर वो करंट ऐसे इधर को आ गया। चलो स्ट्रेट पार्ट तो अब भी वही है पहले की तरह, कोई फर्क नहीं है। सर्कुलर पार्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट अब ऐसे है तो फील्ड बाहर को आएगा। स्ट्रेट पार्ट का भी फील्ड बाहर को था, तो अगर दोनों फील्ड बेटा बाहर को हो गए, समझ गए होंगे क्या करना है। यहां पे प्लस का साइन लगा दो, बस, सो सिंपल। मैंने दोनों समझा दिए, अब आपको कोई भी आए आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू होगा कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं ना व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ, वो अपने आप ट्राई करेंगे। एक मैंने ट्रायंगल वाला दे दिया। सो आपके पास 2 होमवर्क हैं टिल द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।